हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। तो बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, आपसे मैं बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ नोट भी करते रहिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आप इसका रिवीजन कर सकें। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही आंसर आप भी अपना सोचिएगा। टोटल 20 प्रश्न हैं, देखिए आपके 20 में से कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, वह है। पहला ऑप्शन एकोर्निया क्रासिपस यानी कि जलकुंभी भी इसको बोलते हैं। बी है सिनोडोन यानी कि दूब घास। सी लैटाना या फिर डी ऑप्शन पारीथीनियम, इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एकोर्निया क्रासिपस, जलकुंभी। ध्यान रखिएगा, जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक भी कहते हैं और यही सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार भी है, जलकुंभी। जलकुंभी का पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे यही है जलकुंभी, जो नदियों में और छोटे जो पोखरी होती है गांव इलाके में, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है जलकुंभी। और एकोर्निया क्रासिपस दोनों सेम चीज़ है। और बंगाल से रिलेटेड आपके सुपर टेट और यूपी टेट परीक्षा के लिए और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बंगाल से रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे बंगाल का आतंक आया तो बंगाल से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी बंगाल में स्थित है। नोट कर लीजिए, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बंगाल में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी बंगाल में है। जल्दापारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जल्दापारा। जल्दापारा यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन और आंसर सोच लीजिए। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा सचिवालय। तो सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है या जारी करने का अधिकार किसको है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास, ठीक है, इसका अधिकार है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका सही आंसर होगा सुशील चंद्रा। ये भी आप नोट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान समय के, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी कार्य अवधि कितनी होती है, तो 6 वर्ष होती है या फिर 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक। 65 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। एक सभी क्वेश्चन यूपी टेट के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपर टेट के लिए भी हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, गृह कर, ठीक है। चलिए, और हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि नगर निगम के मुखिया को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के जो मुखिया होते हैं, निर्वाचित मुखिया, उनको मेयर कहा जाता है। निर्वाचित मुखिया को मेयर कहा जाता है। और प्रशासनिक मुखिया को क्या कहा जाता है, नगर आयुक्त, ठीक है, नगर आयुक्त। नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को आप। नगर निगम के मुखिया कौन होते हैं, मेयर, ये होते हैं निर्वाचित। और अगर पूछा जाए कि प्रशासनिक मुखिया कौन होते हैं, तो नगर आयुक्त। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नगर निगम के निर्वाचित, ठीक है, चुने हुए मुखिया कौन है, तो मेयर। और प्रशासनिक मुखिया कौन होते हैं, तो नगर आयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मैं आपको यहाँ तैयार करा रहा हूँ आपके लिए।
तो सभी को वन लाइनर के रूप में या जैसे भी आप चाहें नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1961 में। चलिए एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के मुखिया या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री। नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को भी कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1961 में, 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से क्वेश्चन तो आपके यूपी टेट सुपर टेट में आते ही हैं। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? पहला ऑप्शन जर्मनी, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या फिर यूएसएसआर। कौन सा ऑप्शन सही है आपने भी सोच लिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इसी को यूएसएसआर भी कहते हैं। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो हो गया यूएसएसआर रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसे ही आप नोट कर सकते हैं, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है और एकल नागरिकता ली गई है। ऐसे ही आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ये 2 चीज़ें ली गई हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वैसे बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाया जाता है, क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं भी कुछ लगे कि आपको ये आंसर नहीं ये आंसर सही होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर उसको देखा जाएगा। ठीक है, और यूपी टेट सुपर टेट के अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही सेलेक्टेड PDF नोट्स बन के तैयार हो चुके हैं, आप इसको ले सकते हैं। सुपर टेट के लिए फीस है 499 रुपये और यूपी टेट का फीस है 200 रुपये। ठीक है, यूपी टेट का फीस 200, सुपर टेट का 499। इस नंबर पे 7905352723 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। सुपर टेट में एक चीज़ और है कि आपको एग्जाम होने तक एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, पूरे जो 14 सब्जेक्ट हैं इनके अलावा भी। ठीक है, 14 सब्जेक्ट के आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और एग्ज़ाम होने तक इस ग्रुप में और भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, उन नोट्स को पढ़ने के अलावा मार्केट से आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना होगा। पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप कम से कम 110-115 नंबर कम से कम आप प्राप्त करेंगे अपने सुपर टेट एग्जाम में। और यूपी टेट के लिए भी जो भी नोट्स हैं वो इनफ हैं यूपी टेट में 100 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा बी, एथिलीन। ठीक है, और एथिलीन जो होता है पौधों में गैसीय अवस्था में मौजूद होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिलीन पौधों में किस अवस्था में, यह जो है एथिलीन पौधों में किस अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में, और फलों को पकाने में यही सहायता करता है एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या न्यूनतम आयु होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष, और यही 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष ही है। और प्रधानमंत्री के लिए क्या न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष होता है। ठीक, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है न्यूनतम आयु की। ठीक है, इसकी और दूसरी शर्तें हैं, जब हम संविधान डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें हैं।
चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या है 5। कौन कौन से हैं अस्थायी सदस्य? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, यूएसए, ठीक है, चाइना, ठीक है, उसके बाद अपना हो गया रूस, उसके बाद हो गया फ्रांस और हो गया अपना ब्रिटेन। ठीक, यही 5, 1 2 3 4 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी निकलती है। देखिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में यूपी टेट सुपर टेट में आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम से कम। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सही आंसर होगा सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, नदियों से रिलेटेड और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बजाय नोट करना ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को आप रोक के यहीं पे, ठीक है, स्टॉप करके यहीं पे ये चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर दोबारा इसको देखेंगे नहीं, इस चीज़ की गारंटी है। इसलिए नोट कर लीजिए फटाक से। मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए आप वीडियो को रोक के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मार्क का संबंध है, ठीक है, जो सभी प्रोडक्ट होते हैं उस पर एक मार्क लगा होता है। इसका संबंध किस चीज़ से? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही आंसर है गुणवत्ता से। उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितनी है वह एक मार्क तय करता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे अगर एक मार्क लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसकी गुणवत्ता बेहतरीन है, वह प्रमाणित करता है इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा डी, प्रश्नकाल। ठीक, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास स्थल से क्वेश्चन सुपर टेट में भी आए हुए हैं और आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रमुख घास स्थल है। चलिए, तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ घास स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पे 2 प्रकार हैं घास स्थल के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो सवाना जो है, कैंपास है, सिल्वास है, लानोज है, ठीक है, पार्कलैंड है, ये सभी क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? प्रेयरी है, पंपास है, स्टेपीज है, ठीक है, डाउन्स है, वेल्ड है। ये सभी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा परीक्षा में कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल इनमें से कौन सा है। तो मान लीजिए 3 ये दे देगा और एक इसमें से उठा के यहाँ रख देगा, तो आपको यही बताना होगा कि ये नहीं है। ठीक है, कौन है कौन सा नहीं है यही बताना होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा इन चीज़ों को, बहुत ही सेलेक्टेड हैं। चलिए, ये सारे और भी हैं बहुत सारे, इसको भी आप वीडियो को रोक के चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। जैसे सवाना है यहाँ पे, पूर्वी अमेरिका, ठीक है, पंपास कहाँ पे है, एक सभी हैं कहाँ पे स्थित, ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, यह स्थित कहाँ पे हैं, ये सभी घास स्थल, प्रमुख घास स्थल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? जैसा कि आपने पीछे देखा, ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कंपास। यही क्या है? यह शीतोष्ण घास स्थल नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है कंपास। आगे बढ़ते हैं।
किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कौन सा ऐसा गैस है जो वर्षा के पानी में घुलता है और पानी अम्लीय कर देता है? तो सही आंसर होगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड चीज़ें हैं, वही लेके मैं आता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए दर्शक हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा द्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई तट पर, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप स्थित है। और इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं आपने सुनी होंगी, वहाँ पे जो हाथी बने हुए हैं उसकी वजह से पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों द्वारा एलिफेंटा नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकटक झील कहाँ स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 NH से है, नेशनल हाईवे से रिलेटेड। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NH47A। NH47A जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए, और NH47A कहाँ से कहाँ तक है? तो ये एरानकुलम से लेके एक कोची बंदरगाह तक है, कोची बंदरगाह को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, टोक्यो, इंडोनेशिया, जिनेवा। तो जिनेवा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जिनेवा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और जो भी आपको PDF नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, एक एक टॉपिक उसमें कवर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रमुख संगठन है, ठीक है, तो संगठन से भी क्वेश्चन होगा, नदियों से होंगे, संविधान से होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट है EVS तो पूरा उसमें हर एक टॉपिक होगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और समझने में बहुत ही आसान होंगी वो चीज़ें। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है, तो आप नोट्स ले सकते हैं, डिटेल मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी या फिर कोसी? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले ये जान लीजिए कि जो हीराकुंड परियोजना है यह कहाँ पे है? महानदी, तो ओडिशा में, ध्यान रखिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को भी, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? लोहा उत्पादन, कच्चे तेल उत्पादन, कोयला उत्पादन या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा काली क्रांति का। क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा पूछा गया है, कच्चे तेल के उत्पादन से, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन आप कह सकते हैं, ऑप्शन में भी हो सकता है पेट्रोलियम, ठीक है, तो कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। यहाँ पे अगले पेज पे और भी इंपॉर्टेंट प्रमुख क्रांतियाँ हैं, ठीक है, जैसे हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, आपको पता होगा, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। ऐसे ही पीली क्रांति जो है खाद्य तेलों से और तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए है, ठीक है। ऐसे ही काली क्रांति देखिए, आपको पता ही चल गया, पेट्रोलियम या फिर कच्चे तेल, ठीक। उसका है धूसर क्रांति, तो उर्वरक उत्पादक के वृद्धि के लक्ष्य से एक क्रांति चलाई गई थी। रजत क्रांति क्या है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है, रजत क्रांति। अगला है सुनहरी क्रांति, ठीक है, इसका संबंध बागवानी से है, शहद उत्पादन वगैरह, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपका 7 बजे क्लास होगा, डेली 7 बजे आपको लाइव या फिर ऑफलाइन वीडियो, डेली शाम को 7 बजे डेली आपको क्लास मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।